यही सर से ऊपर लगाया गया सरदार साहब का सर 5 गुना बड़ा है। जिस टाइम पे स्टैचू ऑफ यूनिटी बन रहा था उस टाइम फन फॉर यूनिटी, रन फॉर यूनिटी और डिजिटल यूनिटी ये सारे कैंपेन चल रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पे वसावा समुदाय का कुछ हिस्ट्री यहाँ पे रखी गई है। वालिया लोगों को बांस से वस्तुओं को बनाने की कुशलता के लिए जाना जाता है। शूलपाणेश्वर के पक्षी, उड़ती गिलहरी। नमो नमः, मम नाम कला, अहं मार्गदर्शिका अस्मि। एकता मोठी परिषदे भवतां हार्दं स्वागतम् अस्ति। नमस्कार दोस्तों, मेरी YouTube चैनल राजू गामित में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, स्टैचू ऑफ यूनिटी के पार्ट 2 वीडियो में आज मैं स्टैचू के नीचे एग्जीबिशन गैलरी बनी हुई है। इस आर्ट गैलरी में आप सभी को मैं म्यूज़ियम में जो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटिव जो भी प्रदर्शनी रखी गई है उसके बारे में आप सभी को मैं जानकारी देना चाहता हूं। तो मेरे ये वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलते हैं म्यूज़ियम में। दोस्तों, मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल वाला आइकन ज़रूर प्रेस करें। इस वक्त हम म्यूज़ियम में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पे 2 गेट बने हुए हैं। म्यूज़ियम में अंदर प्रवेश करते ही सरदार वल्लभ भाई पटेल का सिर रखा गया है, जो कि बहुत ही सुंदर है। सिर इसलिए अंदर रखा है ताकि कोई भी आम लोग आए या वीआईपी लोग आए उसको नमन करे और बारीकी से नज़दीक से उसे देख सके, इसलिए रखा गया है। जो सिर आप यहाँ देख सकते हैं उसका 5 गुना बड़ा सिर स्टैचू के ऊपर लगाया गया है। म्यूज़ियम के इस सेक्शन में बनाया गया बड़ा स्टैचू की आबेहूब दूसरा छोटा स्टैचू भी यहाँ पे रखा हुआ है, जो कि बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे आप एक फ़ोटो भी क्लिक करवा सकते हैं। दोस्तों, ये वही औजार है जो कि अभियान के रूप में पूरे भारत के किसानों से जुटाए गए थे। इस वक्त मेरे साथ म्यूज़ियम में यहाँ का गाइड प्रभु सर जी मौजूद है, तो उन्हीं से सुनते हैं। 2013 को हमने लोहा कैंपेन की शुरुआत की थी। आई थिंक आपको सबको पता होगा लोहा कैंपेन क्यों किया था कि जिस टाइम पे स्टैचू ऑफ यूनिटी बन रहा था उस टाइम फन फॉर यूनिटी, रन फॉर यूनिटी और डिजिटल यूनिटी ये सारे कैंपेन चल रहे थे। तो उसमें क्या था कि हर कोई अपने हिसाब से स्टैचू ऑफ यूनिटी में अपना अपना योगदान दे रहा था। तो मोदी सर ने ऐसा सोचा कि चलो खेडूत को भी इसमें ऐड कर ले कि उनको भी उनका योगदान रहे, ऐसा किया। तो हमने क्या किया कि 2013 में लोहा कैंपेन की शुरुआत की। तो यहाँ से हमने 1,70,000 गाँव के आसपास हमने यहाँ पे लोहा कलेक्ट किया था, जो 1,35,000 टन के आसपास हमारे पास यहाँ पे लोहा आया था, जो मीन्स कि जिसका यूज़ ना कर सकते हो ऐसा लोहा। इसको हमने रिसाइकलिंग किया, शुद्धिकरण किया। शुद्धिकरण करने के बाद हमने जो हमारे पास लोहा बचा वो 1,09,000 टन जितना हमारे पास आई थिंक इतना था। तो उसका हमने यहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी में जितनी भी यहाँ पे आरसीसी वाली जगह है वहाँ पे हमने इस लोहे का यूज़ किया है। जैसे कि नीचे का ये स्ट्रेचर है वो, और ये स्टैचू ऑफ यूनिटी जो 2 स्तंभ पे खड़ा है उसमें इस जगह पे वगैरह हमने यहाँ पे उस लोहे का यूज़ किया है। तो आम आदमी मीन्स कि आम किसान कोई भी बोल सकते हैं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो बना है उसमें हमारा भी योगदान है। और इस प्रकार के सारे टूल्स यहाँ पे डोनेट में आए थे। नीचे बेरिंग से लेके कल तक यहाँ पे जितना भी आया था वो सारा का सारा हमें वो डोनेट में मिला था। पूरे भारत के किसानों से लोहा इकट्ठा करने का जब अभियान चलाया गया तो झारखंड का एक किसान ने भी उसके खेत में काम में आने वाला हैमर भेजा, जो हैमर यहाँ पे रखा हुआ है। ये जो हमारे पास यहाँ पे आप देख रहे हो वो फ्लैग है। फ्लैग का यूज़ मोदी सर ने किया था लोहा कैंपेन की शुरुआत करने के लिए। 28 दिसंबर 2013 को मोदी सर ने इस फ्लैग को फैला के यहाँ पे उसका लोहा कैंपेन की शुरुआत की थी। अदरवाइज ये गुजरात से स्टार्ट हुआ था और ये पूरे देश में जितने भी हमारे स्टेट है उसमें सारे के सारे स्टेट में ये घूम के आया हुआ है। तो ये हमारे पास था। तो हैमर जिस टाइम पे गुजरात में करवाया था तो सबसे पहले हमारे पास जो डोनेट में कुछ आया था
तो ये हैमर था तो झारखंड से आया हुआ था, अननोन फार्मर ने इसे डोनेट किया था। ये दोनों चीज़ हमारे पास जो है वो एक हिस्ट्रिकल मूवमेंट क्रिएट करती है, इसलिए इसे हमने यहाँ पे रखा हुआ है। थैंक यू। दोस्तों, म्यूज़ियम के इस सेक्शन में दक्षिण गुजरात में जो भी आदिवासी जनजातियां वसवाट करती है उसके बारे में स्लाइड्स से जानकारी मिलेगी, जिनको कोलचा, ढोल कोली या टोकरे कोली के रूप में भी जाना जाता है। ये एक खास संरक्षित आदिवासी समुदाय है। ये गुजरात के वलसाड, तापी, सूरत जिलों के जंगलों और पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। ये लोग मूल रूप से महाराष्ट्र के खानदेश क्षेत्र से संबंधित हैं। इनके ढोर कोली नाम में ढोर का मतलब पशु होता है। ये मेहनती और उद्यमी लोग होते हैं। इनका मुख्य पेशा पशुओं को चराना और खेतों में मजदूरी करना है। इनमें कुछ के पास अपनी जमीन है और वो भी कृषि पर ही निर्भर हैं। दोस्तों, यहाँ पे वसावा जनजाति का इतिहास के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। वसावा गुजरात के भील समुदाय का एक उप कबीला है। ये लोग दक्षिण गुजरात की तापी और नर्मदा नदी, जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है, ये बीच के क्षेत्र में रहते हैं। इन्होंने जंगल को साफ किया और मुख्य इलाके में बस गए। इसी कारण से इनको वसावा यानी एक स्थान पर बसने वाले कहा जाता है। अब इनका मुख्य इलाका गुजरात के नर्मदा, भरूच, सूरत जिले में है। ये लोग अपनी बोली बोलते हैं, जिसे वसावी कहा जाता है। ये लोग गुजराती भी बोल सकते हैं। पुराने जमाने में वसावा शिकार और वन उपज एकत्र करने वाला जीवन जीते थे। आजकल इनके जीवन यापन का मुख्य स्रोत कृषि, पशुपालन आदि है। इस आदिवासी समुदाय द्वारा मुख्य तौर पर उगाई जाने वाली फसलें हैं धान, ज्वार, गेहूं और विभिन्न प्रकार की दालें जैसे तुअर, उड़द, काली दाल आदि। वसावा आदिवासी समुदाय बुरी आत्माओं, खराब मौसम, बीमारियों आदि से अपने समाज को सुरक्षित रखने के लिए दशहरे के त्योहार में अपनी कुल देवी की पूजा करता है। ये लोग अपनी देवी की यात्रा निकालते हैं और समुदाय के सभी सदस्य, खास तौर पर पुरुष सदस्य, इन यात्राओं में अपनी कमर पर पीतल की घंटियां लगी पट्टियों को बांधकर और ढोल के साथ अपना पारंपरिक नृत्य करते हुए उत्साह से भाग लेते हैं। वसावा होली का त्योहार भी पूरे उत्साह के साथ मनाते हैं। यहाँ पे कोटवालिया जनजाति का इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी। कोतवालिया आदिवासी भी एक खास संरक्षित आदिवासी समूह है। कोतवालिया लोगों को बांस से वस्तुओं को बनाने की कुशलता के लिए जाना जाता है। विटोलिया, वांसफोलिया और बारोडिया जैसे अन्य आदिवासी समुदाय को जनसंख्या के आकलन के उद्देश्य से कोतवालिया लोगों के साथ एक समूह माना गया है, क्योंकि इन सभी में बांस से वस्तुओं को बनाने की कुशलता एक समान है। कोतवालिया लोग बांस की वस्तुओं को बनाने के कच्चे माल तक आसान पहुंच के लिए मूल रूप से जंगल के नजदीकी इलाके में रहते थे। लेकिन अब कच्चे माल के अभाव और जंगल से सामग्री का उपयोग करने में लगे बहुत से प्रतिबंधों के कारण उनको समस्या आ रही है। सहकारी समितियां इनके उत्पादों को उचित मूल्यों पर बिकवाने में मदद करके इस समुदाय की मदद कर रही हैं। इनमें से कुछ लोग अपनी कलात्मक वस्तुओं को स्थानीय बाजार में भी बेचते हैं। अब बहुत से कोतवालिया परिवार अपनी आजीविका के लिए पशुपालन और डेयरी संबंधित कामों को कर रहे हैं। वे लोग मजदूरी कमाने के लिए गन्ने के खेतों में भी काम करते हैं। कोतवालिया आदिवासियों की अपनी बोली है, जिसे कोतवालिया कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पे तड़वी जनजाति का इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी। तड़वी लोग बृहद भील समुदाय का एक वंश है।
और इनको ढनका और टेटारिया के नाम से भी जाना जाता है। ये लोग छोटा उदयपुर, नर्मदा, भरूच, दाहोद और पंचमहाल जिलों में निवास करते हैं। तड़वी लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर रहते हैं। ये पशु पालन पर भी निर्भर हैं और कृषि मजदूर के रूप में भी काम करते हैं। साथ ही ये लोग नजदीकी उद्योगों और हीरा तराशने की इकाइयों में भी रोजगार पाते हैं। ये अपने घरों को अपने खेत के बीच में बनाते हैं। शूलपाणेश्वर वन्य जीव अभयारण्य गुजरात राज्य के नर्मदा जिले में स्थित है। यह अभयारण्य 607.70 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें स्लॉथ, बियर, तेंदुआ, मोकाक, चौसिंदा, बार्किंग डियर, छिपकली, उड़ती गिलहरी आदि प्रजातियां मौजूद हैं। अपने सुंदर रंगों और चहक से सम्मोहित कर देने वाले तरह तरह के पक्षियों को समेटे हुए शूलपाणेश्वर वन्य जीव अभयारण्य में पक्षी जगत की समृद्ध और दुर्लभ विविधता है। भारतीय धूसर धनेश आमतौर पर अपने साथी के साथ घोंसला बनाता हुआ मिलता है। साथ रहने के दौरान नर और मादा एक दूसरे की चोंच से चोंच लगाए रहते हैं। धूसर धनेश उड़ते समय पंख को फड़फड़ा और ग्लाइड दोनों कर सकते हैं। इनकी आवाज बिल्कुल अलग होती है। ये एक उच्च ध्वनि की आवाज निकालते हैं। छोटा हरियल एक कीड़े खाने वाला पक्षी है और इसका पसंदीदा भोजन मधुमक्खी है। आप इसे धूल में स्नान करते या मिट्टी में लोटते हुए देख सकते हैं। अलग अलग तरह के हरे रंगों वाले पंखों के कारण इनको आसानी से पहचाना जा सकता है। आम तौर पर उड़ते समय इनकी आवाज नाक से निकली ध्वनि ट्र 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 की जैसी होती है। फुलचूही का संबंध क्रिम्सन फुलचूही परिवार के साथ है। हालांकि इन छोटे से पक्षियों में अलग अलग रंगों की विविधता होती है। चमकीली हरी सिर की पट्टी, गले पर और किनारों पर गुलाबी बैंगनी धब्बे। म्यूजियम के इस सेक्शन में शूलपाणेश्वर के जंगल में पाए जाने वाली वन्य पैदाशें, अलग अलग प्रजाति के वन्य जीव की स्लाइड देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही सुंदर बनाया गया है। उड़ती हुई गिलहरी और अन्य दुर्लभ वन्य जीवों की प्रजातियां यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, अलग अलग प्रकार के वन्य जीव यहाँ पे आप देख सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे भारत में जितने भी देसी रजवाड़े थे उन सभी को इकट्ठा करके एक भारत का निर्माण किया था। ये यही रजवाड़े है, ये राजा है जिसके रजवाड़े पूरे भारत में चलते थे। जितने भी बड़े स्टैचू है, ये सब स्टैचू में ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का 182 मीटर सबसे ऊंचा स्टैचू बना है। बाद में चीन में बना स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा चीन तीसरे नंबर पे है। उसीको डाइबुत्सु जापान में है। ये सभी बड़े स्टैचू का यहाँ पे पोस्टर लगा हुआ है। दोस्तों, इस वक्त स्टैचू ऑफ यूनिटी के म्यूज़ियम में मेरे साथ कला मैडम मौजूद है। तो किस तरह वो स्टैचू बनाने के लिए किस तरह काम किया गया है उसके बारे में मैडम कुछ जानकारी देंगे। तो मेरे इस वीडियो को देखते रहिए। तो इस वक्त मैडम उसके बारे में समझाएंगे। नमो नमः, मम नाम कला, अहं मार्गदर्शिका अस्मि। एकता मोटी परिषदे भवतां हार्दं स्वागतम् अस्ति। मेरा नाम कला है और यहाँ पर हम टूरिस्ट गाइड है। तो अभी हम जिस जगह पर खड़े हैं वो जगह पहले कैसी थी तो आप यहाँ पर देख सकते हो। फर्स्ट
फोटोग्राफ में ये जो पहाड़ी है उस पर ये पूरा प्रोजेक्ट को बनाया गया है। और यहाँ जो आप बलून देख रहे हैं तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट कितनी रहेगी वो डिसाइड हुआ था। जो हाइट है 182 मीटर। तो यहाँ पर मोदी साहब को दिखा रहे थे कि इतनी हाइट पर ये प्रतिमा बनेगी, इसीलिए यहाँ पर ये बलून जोड़ा गया था। ये जो फोटोग्राफ आप देख रहे हो तो भूमि पूजन जो 31 अक्टूबर 2013 में किया था, उस टाइम मोदी साहब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। यहाँ फोटोग्राफ जो लगाए गए हैं वो इनॉग्रेशन टाइम की है। 31 अक्टूबर 2018 में इनॉग्रेशन किया था, उस टाइम की फोटोग्राफ है। ये गुजरात का मंत्रिमंडल है, ये गवर्नमेंट ऑफिसर है जो इन्वॉल्व हुए थे स्टैचू ऑफ यूनिटी में। और ये पूरी टीम है जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया है। ये है मूर्ति के शिल्पकार राम सुथार जिन्होंने इस प्रतिमा की डिज़ाइन बनाई है। और ये सब L&T कंपनी के इंजीनियर्स हैं जो पूरा कंस्ट्रक्शन किया है। और ये ग्राउंड फ्लोर में पूरा म्यूजियम हॉल बनाया गया है। तो यहाँ जो फेस रखा गया है, जो चेहरा है वो 14 फीट का है, तो उससे भी 5 गुना ज़्यादा, यानी स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो मेन फेस है वो है 70 फीट का। और यहाँ एक फोटोग्राफी आप अच्छी तरह से कर सकते हैं क्योंकि उतनी हाइट पर वो प्रतिमा के जो फेस है हम देख नहीं सकते, इसलिए यहाँ पर हुबहू बना के रखा गया है। धन्यवाद। थैंक यू मैडम। दोस्तों, मेरा ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल वाला आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाला नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। सरदार वल्लभ भाई पटेल की